डिस्कस करेंगे फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी चेंजेस एंड हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर, फेज चेंज ऑफ फेज ट्रांजिशन, टीएस डायग्राम। फर्स्ट है let us consider, first we will take example of expansion of gas. How much entropy will change if gas is expanding. हमने अज्यूम कर लिया कि एक कंटेनर है बॉक्स, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स को एक पार्टीशन लेयर से कवर कर दिया जो रिमूवल है। तो जो बॉक्स का एक पार्ट है उसमें हमने गैस ऑक्यूपाई कर ले और दूसरे को एम्प्टी रखा हुआ है। तो अब गैस जिसमें ऑक्यूपाई की है उसका वॉल्यूम V है और जो एम्प्टी वाला है उसका भी V है। तो जैसे ही पार्टीशन लेयर को रिमूव करेंगे गैस एक्सपेंड होगी और तो अब टोटल गैस के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, कि दोनों का हमने V अज्यूम कर लिया था। अब वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी सिस्टम की, जो थर्मोडायनेमिकल क्योंकि जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल्स पर, और जो नंबर ऑफ सेल्स है वो प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। एक जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है तो एंट्रोपी, उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी इज लिंक्ड विथ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी वाई रिलेशन S इज इक्वल टू के एल एंड डब्ल्यू, जहाँ पे W थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है और S एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है। W बढ़ रहा है तो S बढ़ेगा। तो यहाँ से टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स जो एक्सपेंशन ऑफ गैस है, क्या कंक्लूजन हुआ कि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ गैस। डिफ्यूजन ऑफ गैस में एंट्रोपी को अंडरस्टूड करने के लिए हमने गैस कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन लेयर जो कि रिमूवल है। एक में हमने एक गैस ली जिसको हमने डैश डैश से रिप्रेजेंट किया और अनदर में दूसरी टाइप के गैस ली जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और जैसे हम ये पार्टीशन लेयर रिमूव करेंगे तो दोनों गैस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगी, गैसेस डिफ्यूज होंगी। पहले 1 टाइप ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम हाफ था, अब क्या हो जाएगा दोनों के लिए 2V। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इनिशियल हमने दोनों गैसेस की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W1 और W2 मान ली और फाइनल माने W1 प्राइम एंड W2 प्राइम। तो इनिशियल टोटल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होगी W इंटू W2 और फाइनल थर्मोडायनेमिकल आफ्टर डिफ्यूजन W1 प्राइम इंटू में W2 प्राइम। तो इनिशियल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बाय यूजिंग अ रिलेशन S इज इक्वल टू के एल एन W, और यहाँ पर इनिशियल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कितनी है WI, उसकी वैल्यू रख देंगे हम W इंटू W2 और ओपन अप करेंगे तो जो लोग x डॉट W1 इंटू W2 है वो क्या हो जाएगा ln W1 प्लस ln W2। और फाइनल एंट्रोपी क्या हो जाएगी सिस्टम की SF इज इक्वल टू के ln WF, और WF की वैल्यू कितनी है W1 प्राइम इंटू में W2 प्राइम। वैल्यू को रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एंट्रोपी क्या आएगी SF इज इक्वल टू के ln W1 प्राइम प्लस में ln W2 प्राइम। तो यहाँ पर जो फाइनल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है गैस की W1 प्राइम और W2 प्राइम वो इनिशियल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W1 और W2 से ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया और क्लासिकली वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। और जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सेल्स पर। तो इट मीन्स जो फाइनल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो इनिशियल से ज़्यादा है, तो जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव इट मीन्स इट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर्ड।
डिसऑर्डर्ड किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को बताते हैं। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी किसी सिस्टम में तो मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो फास्टली पहले इस एक्स पोजीशन पर, फिर वाई पर होगा, फिर जेड पर होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है लॉस या फिर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? डिसऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड इन ए सिस्टम इम्प्लाई लेस वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, मीन्स जितनी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कम है उतनी ही ऑर्डर्ड मोशन है। तो जो परफेक्ट ऑर्डर मोशन है उसके लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 मैक्रोस्टेट और 1 माइक्रोस्टेट होगी, मीन्स एक ही तरह 1 माइक्रोस्टेट और 1 माइक्रोस्टेट होगी। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट ऑर्डर। और फॉर द परफेक्ट ऑर्डर के लिए 1 मैक्रोस्टेट एज वेल एज 1 माइक्रोस्टेट होगी, मीन्स सिस्टम एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और ये कंप्लीट सर्टेन पोजीशन है, इसमें मीन्स कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। और अगर जब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 1 से ज़्यादा होगी 2, तो अनसर्टेनिटी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 उतनी ही अनसर्टेनिटी। अगर जैसे 2 चॉइस है, या आइदर दिस, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 50% रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर। अगर 3 है, या तो ये पोजीशन होगी, या ये पोजीशन होगी, या ये पोजीशन होगी, उस केस में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 33%। तो जितनी ज़्यादा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होगी अनसर्टेनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली लिंक टू एंट्रोपी, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा W की वैल्यू है उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी है, डिसऑर्डरनेस है। कन्वर्जन ऑफ आइस ऑफ वाटर, अगर बेसिक एग्जांपल को देखें, आइस में जो मॉलिक्यूल्स है ऑर्डर्ड उसमें होंगे, बाउंड उसमें होंगे, और जो वाटर है लिक्विड फॉर्म है उसमें डिसऑर्डर्ड में। तो जब आइस से वाटर कन्वर्जन होगा डिसऑर्डर्ड मोशन बढ़ रही है। डिसऑर्डर्ड मोशन बढ़ने का मतलब कि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। नेक्स्ट है हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्स है, स्टार्स क्या करेंगे? एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, और वो जो एनर्जी स्टार्स में प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? प्रोड्यूस हो रही है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जब स्टार्स ये एनर्जी लिबरेट करे तो जो अदर्स मटेरियल है यूनिवर्स के अंदर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये एब्जॉर्प्शन मीन्स स्टार्स क्या हो गए? यहाँ पर हॉट रिजर्वोयर हो गए, और जो अदर मटेरियल्स बॉडी है वो कोल्ड रिजर्वोयर होगी। तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है हॉट से कोल्ड रिजर्वोयर की तरफ, और ये ट्रांसफर तब तक कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा जब तक कि जो यूनिवर्स है थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को अप्रोच नहीं कर रहे। जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोच होगी, और ये स्टेट बिलियंस ऑफ ईयर बाद होगी, और जैसे ये स्टेट अप्रोच होगी तो उस स्टेट में किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि सभी बॉडीज सेम इक्वल टेम्परेचर पर है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा इट मीन्स वर्क डन नहीं हो रहा। it may aircraft it not able to convert the heat energy into mechanical energy. So ये जो स्टेज है ये क्या है? डेड यूनिवर्स। द स्लो प्रोग्रेस ऑफ यूनिवर्स टुवर्ड द थर्मोडायनेमिक डेथ इज कॉल्ड द डेथ, हीट डेथ। नेक्स्ट, नीड फॉर एन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, कि हीट की मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर बॉडी की हमने जो डिवाइस डिजाइन किए हुए हैं वो क्या है? थर्मोमीटर। जो ये थर्मोमीटर है, जैसे सेल्सियस स्केल 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट हो गया। तो फिर फर्दर इसके बीच में यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है।
तो जो ये मेजरमेंट है थर्मोमीटर्स जो देंगे वो डिपेंड करती है उस थर्मोमीटर के अंदर जो मटेरियल यूज किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पर। और वो प्रॉपर्टी किसी तरह की भी हो सकती है, लेंथ से भी रिलेटेड हो सकती है, उसकी रजिस्टिविटी, वॉल्यूम और प्रेशर। तो जब हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसकी वो आर्बिट्रेरी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, क्योंकि उसमें उस सिस्टम में यूज मटेरियल की प्रॉपर्टी का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो एक ऐसा स्केल डिजाइन करना जो सिस्टम में थर्मोमीटर में यूज्ड मटेरियल की प्रॉपर्टी पर इंडिपेंडेंट हो, वो होगा एब्सोल्यूट स्केल। क्या होगा वो? एब्सोल्यूट स्केल। ए स्केल of temperature which does not depend on the property of the thermometer substance used in the thermometer may be termed as absolute scale। और परफेक्टली प्रैक्टिकल कंडीशन पर अभी तक कोई ऐसा थर्मोमीटर डिजाइन नहीं हुआ है कि जो उसमें सब्सटेंस यूज किया गया है उसकी प्रॉपर्टी पर इंडिपेंडेंट हो। लिटिल बिट कुछ ट्राई किए, जैसे परफेक्ट गैस स्केल है। परफेक्ट गैस स्केल में जो स्केल है उसमें जो थर्मोमीटर की जो वैल्यू, जो टेम्परेचर की वैल्यू रिकॉर्ड होती है वो गैस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड होती है। मीन्स एक तरह के मटेरियल, और वो मटेरियल कौन से हो गए? गैसेस। नेक्स्ट जो है वो है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम TS, it is a graph between entropy and temperature of a system। TS diagram is a graph plotted between entropy and temperature of a system। तो जो एक TS डायग्राम को अंडरस्टूड करने के लिए हमने कार्नोट साइकिल ले लिया। कार्नोट साइकिल का जो PV डायग्राम है उसमें 4 ऑपरेशन है। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन और फोर्थ जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर होंगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन में बाहर से ना तो सिस्टम हीट लेगा और ना देगा। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या रहेगी? सिस्टम सोर्स से हीट लेगा तो एंट्रोपी अगर इनिशियल S1 है तो S1 से S2 चेंज हो जाएगी। ये TS डायग्राम है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या थी एंट्रोपी की? S1 एंड T1 टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और एंट्रोपी कितनी होगी? S1 से S2, क्योंकि सिस्टम ने वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 हीट एब्जॉर्ब कर ली है। हीट एब्जॉर्ब की है तो उसकी एंट्रोपी कितनी वैल्यू से चेंज हो जाएगी? Q1/T1 से। अब कोरस्पॉन्डिंग टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बाहर से सिस्टम ना हीट ले रहा है ना दे रहा है तो उसकी एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और टेम्परेचर क्या हो गया उसका? T2, क्योंकि सिस्टम ने बाहर से कोई हीट नहीं मिली तो सिस्टम ने खुद की जो हीट है उसको यूज किया तो टेम्परेचर क्या हो गया उसका? T1 से T2। जो नेक्स्ट है एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन में वही टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसमें सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट लिबरेट करेगा और एंट्रोपी कितने से कितनी चेंज हो जाएगी? S2 से S1। और कॉरस्पॉन्डिंग टू एडियाबैटिक कंप्रेशन एंट्रोपी एज इट इज रहेगी कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 से T1 चेंज हो जाएगा। अभी मतलब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन निकालेंगे बाय TS डायग्राम। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q1/T1। और जब एडियाबैटिक
के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना सिस्टम बाहर से हीट ले रहा है ना दे रहा है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एंट्रोपी चेंज होगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू माइनस Q2 बाई T2, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करे कि वो हीट लिबरेट करेगा। तो यहाँ जो ये नेगेटिव साइन है इसको राइट हैंड साइड ले आए, तो क्या हो गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, और टोटल वर्क डन कितना होगा फॉर ए कंप्लीट कार्नोट साइकिल, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। इसको एंट्रोपी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको T1 से डिवाइड कर देंगे और T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रोपी की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, और Q2 इसको T2 से डिवाइड कर देंगे और T2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको यहाँ रख देंगे हम। तो ये वर्क डन निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हीट इंजन की, वर्क डन बाई इनपुट, और इनपुट कितनी है, वो सोर्स से कितने हीट ले रहा है Q1, तो वर्क डन कितने हैं S2 माइनस S1 इंटू में T1 माइनस T2, और हीट एब्जॉर्ब कितनी है S2 माइनस S1 इंटू में T1। S2 माइनस S1 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई T1 माइनस T2 बाई T1। तो जो एफिशिएंसी है वो सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो यही सेम एक्सप्रेशन हमने पीवी डायग्राम से ड्रॉ किया था, जो टीएस डायग्राम से ड्रॉ किया है। तो एफिशिएंसी को हम टीएस डायग्राम से भी निकाल सकते हैं कार्नोट साइकिल की, और पीवी डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फेज चेंज ऑफ और फेज ट्रांजिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फेज चेंज और फेज ट्रांजिशन।